अक्सर जब हम डिजाइन के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बहुत ही खूबसूरत सा लोगो, शानदार कलर्स या कोई बहुत ही क्रिएटिव और मॉडर्न वेबसाइट। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ये सब तो बाहर से दिखने वाली एक खूबसूरत इमारत की तरह है। राइट। लेकिन किसी भी शानदार इमारत के पीछे ना एक बहुत ही मजबूत और अक्सर न दिखने वाला प्लम्बिंग और फाउंडेशन का सिस्टम होता है। बिल्कुल। और अगर वो फाउंडेशन कमजोर हो तो इमारत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन उसमें दरारें आ ही जाएंगी। सही कहा। तो यार, डिजाइन की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। वो फाउंडेशन सिर्फ रंग या क्रिएटिविटी नहीं है। तो फिर क्या है? वो फाउंडेशन है बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और सही प्लानिंग। मतलब अगर किसी डिजाइन के पीछे का व्यावसायिक ढांचा या लीगल अग्रीमेंट कमजोर है तो वो प्रोजेक्ट कभी भी एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये तो बहुत सच बात है। और इसीलिए हमारे सुनने वालों का आज की इस गहरी चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा सोर्स है एक बहुत ही शानदार किताब, ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशंस। और हम खास तौर पर इसके चैप्टर 16 पर फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आज का हमारा मिशन है ये समझना है कि क्रिएटिविटी और व्यापार आपस में कैसे जुड़ते हैं। क्योंकि एक बेहतरीन डिजाइन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे सही कॉन्ट्रैक्ट, बजट और प्लानिंग ना हो। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले हमारे लर्नर्स को ये याद दिला दूं कि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और जो भी श्रोता इस किताब की फिजिकल कॉपी चाहते हैं वे या तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए बुक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। राइट, ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काम शुरू होने से पहले की। डिजाइन और पैसों की बात करने से पहले काम की नींव को समझना होगा। बिल्कुल। हमारे सॉस मटेरियल में कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही मशहूर कहावत का जिक्र है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। ये कहावत डिजाइन पर तो 100% लागू होती है। सोचिए कि कोई डिजाइनर बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसे प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी मिली है वो अधूरी है। हाँ, वो अधूरी है या उसमें स्पष्टता नहीं है। ऐसे में डिजाइनर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लक्ष्य से भटका हुआ ही होगा। मेक सेंस। तो इस भटकाव को रोका कैसे जाए? इसी को रोकने के लिए क्रिएटिव ब्रीफ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्रिएटिव ब्रीफ। हाँ, आसान शब्दों में ये क्लाइंट और डिजाइनर के बीच होने वाली मीटिंग्स और इंटरव्यूज का एक ऐसा निचोड़ है जो प्रोजेक्ट की पूरी दिशा तय करता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट क्या है, किसके लिए है और क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डिजाइनर बिना इस ब्रीफ के काम शुरू कर दे तो क्या होगा? अरे वो तो बहुत रिस्की है। मतलब क्या कोई अपनी गट इंस्टिंक्ट या अंदरूनी समझ के आधार पर एक अच्छा डिजाइन नहीं बना सकता? बना तो सकता है और हो सकता है वो दिखने में बहुत आकर्षक भी हो। लेकिन क्या? समस्या ये है कि बिना ब्रीफ के उस डिजाइन में कोई ठोस समझ नहीं होती। वो हवा में तीर चलाने जैसा है। राइट। ऐसे में क्लाइंट और ऑडियंस दोनों ही उस डिजाइन को बहुत आसानी से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी असली समस्या को हल ही नहीं कर रहा होता। डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होता ना। हाँ, उसे एक पर्पस सॉल्व करना होता है। ये तो बिल्कुल बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे सोर्स में क्रिएटिव ब्रीफ में शामिल होने वाली 10 सबसे जरूरी चीजों की एक लिस्ट दी गई है। हाँ, वो 10 पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल हैं। उन्हें रटने के बजाय अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा ब्रीफ असल में 3 मुख्य हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है क्लाइंट की दुनिया को समझना। बिल्कुल। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है बैकग्राउंड, यानी क्लाइंट कौन है और उनका स्वॉट एनालिसिस क्या है। ओहो, स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। राइट। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी की कमजोरी ये है कि लोग उसे बहुत पुराने ख्यालों वाली मानते हैं, तो डिजाइनर का काम अपने डिजाइन से उस कमजोरी को दूर करना होगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा इस पहले हिस्से में कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतिद्वंदियों का विश्लेषण भी आता है और ड्राइवर्स भी। ड्राइवर्स मतलब प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? हाँ, कि इस डिजाइन से वो हासिल क्या करना चाहते हैं, ताकि डिजाइनर कुछ ऐसा बना सके जो मार्केट में सबसे अलग दिखे। सही कहा। और मुझे लगता है इसका दूसरा हिस्सा है प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन।
इसमें सबसे पहले आता है ओवरव्यू। यानी वास्तव में प्रोजेक्ट है क्या? हाँ, और फिर हमारा ऑडियंस कौन है, हम किस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। राइट। इसके बाद आता है डिजाइन का टोन या अंदाज कैसा होगा, क्या ये बहुत सीरियस होगा या थोड़ा मजाकिया। और 7वां पॉइंट है मैसेज, कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं। और 8वां है विजुअल्स, मतलब इमेजेस कैसी होंगी। एग्जैक्टली। और तीसरा हिस्सा जो लॉजिस्टिक्स का है, वो मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल होता है। हाँ, इसमें डिटेल्स आती हैं, जैसे बजट क्या है, टाइमलाइन क्या है। लेकिन इसमें एक 10वां पॉइंट भी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है पीपल, यानी लोग। अरे हाँ, अप्रूवल देने वाले लोग। ये जानना सच में बहुत जरूरी है कि आखिरी मोहर किसकी लगेगी। बिल्कुल, वरना डिजाइनर किसी मैनेजर के साथ हफ्तों काम करता रहेगा और अंत में कंपनी का सीईओ आकर कहेगा कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं आया, और सारी मेहनत पानी में। यार ये तो बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ बताइए। ये सब तो तब काम करेगा ना जब क्लाइंट को खुद पता हो कि उसे क्या चाहिए। लेकिन क्या हो अगर क्लाइंट खुद ही कंफ्यूज्ड हो? ये बहुत आम बात है। मान लीजिए मीटिंग में क्लाइंट बार बार अपनी बात बदल रहा है और उसे खुद ही नहीं पता कि उसकी असली समस्या क्या है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ऐसे कंफ्यूजन वाले हालात में डिजाइनर्स एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो क्या है? इसे डिजाइन क्राइटेरिया कहा जाता है। डिजाइन क्राइटेरिया, ये क्रिएटिव ब्रीफ से कैसे अलग है? देखिए, क्रिएटिव ब्रीफ आमतौर पर क्लाइंट की तरफ से दी गई जानकारी का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जब क्लाइंट उलझन में होता है तो डिजाइनर क्या करता है? तो डिजाइनर उस अधूरी बातचीत को अपने डिजाइन क्राइटेरिया में बदल देता है। ये एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होती है जो ये स्पष्ट करती है कि डिजाइनर उस समस्या को कैसे सुलझाएगा। ओहो, मतलब क्लाइंट के उलझन को डिजाइनर अपनी तरफ से एक स्पष्ट योजना में ट्रांसलेट कर लेता है। एग्जैक्टली। और फिर क्लाइंट से उस पर हामी भरवाता है। इससे काम शुरू करने से पहले दोनों एक ही पेज पर आ जाते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब अगर क्लाइंट को रास्ता नहीं पता तो डिजाइनर खुद नक्शा बनाकर दे देता है। बिल्कुल सही। तो अब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब अगला सबसे बड़ा सवाल आता है, इस घर को बनाने में खर्च कितना आएगा? हाँ, अब हम बिजनेस के असली हिस्से पर आ रहे हैं, प्राइसिंग और बजटिंग की कला। अक्सर लोगों को लगता है ना कि डिजाइनर सिर्फ पैसों की वजह से कोई प्रोजेक्ट जीतते या हारते। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच ये है कि क्लाइंट की नजर में पैसों के अलावा भी और भी कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे डिजाइनर का अनुभव, यानी रेलेवेंट एक्सपीरियंस, काम के प्रति उसका रवैया, क्लाइंट के साथ उसकी बातचीत का तरीका, जिसे हम अच्छी केमिस्ट्री कहते हैं। और शायद उसका पिछला पोर्टफोलियो और विश्वसनीयता भी। बिल्कुल, रेफरल कैसे हैं, और कभी कभी तो सिर्फ सही समय पर सही जगह होना, यानी किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अरे वाह। और यहाँ सोर्स में ना प्राइसिंग और बजटिंग के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन गलती है। तो प्राइसिंग वो कीमत है जो क्लाइंट को बताई जाती है, जबकि बजटिंग वो तरीका है जिससे डिजाइनर उस फीस और अपने खर्चों को इंटरनली मैनेज करता है। एकदम सही। और प्राइसिंग तय करते वक्त कई चीजें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ घंटे नहीं गिने जाते। तो और क्या देखा जाता है? काम का दायरा कितना बड़ा है, इसे करने में कितने संसाधन लगेंगे, शेड्यूलिंग कैसी है, क्या क्लाइंट को काम रातों रात चाहिए? अगर रातों रात चाहिए तो जाहिर है ज्यादा पैसे लगेंगे। बिल्कुल। क्या हमें बाहरी सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी? डिजाइनर की विशेषज्ञता कितनी है? और एक बहुत जरूरी फैक्टर है कैश फ्लो। कैश फ्लो? डिजाइनर के बिजनेस का कैश फ्लो क्लाइंट की प्राइसिंग को कैसे प्रभावित कर सकता है? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक डिजाइन एजेंसी को इसी हफ्ते अपने ऑफिस का किराया देना है और उनके पास कैश की कमी है। अच्छा। ऐसे समय में वे शायद किसी ऐसे प्रोजेक्ट को थोड़ी कम कीमत पर भी लेने को तैयार हो जाएं, जो उन्हें तुरंत एडवांस पेमेंट दे रहा हो। ओह, राइट। वहीं अगर उनके पास बहुत सारा काम और पैसा पहले से है तो वे उसी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा कीमत मांग सकते हैं। यानी आपकी अपनी आर्थिक स्थिति भी आपकी प्राइसिंग तय करती है। यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अक्सर डिजाइनर सोचते हैं कि वो अपना बेस रेट कैसे तय करें। हाँ, ये नए डिजाइनर्स का सबसे बड़ा सवाल होता है। सोर्स में बताया गया है कि AIGA जैसे संगठनों के सर्वे से अपनी फील्ड की औसत सैलरी का पता लगाया जा सकता है। फिर उस सैलरी को साल के बिलेबल घंटों से डिवाइड किया जाता है।
एक साल में आमतौर पर 1500 बिलेबल घंटे माने जाते हैं। राइट, क्योंकि बाकी का समय तो मीटिंग्स, मार्केटिंग और एडमिन के कामों में चला जाता है। बिल्कुल, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है। बताइए। क्या सारे डिजाइनर्स आपस में मिलकर एक स्टैंडर्ड मेन्यू कार्ड नहीं बना सकते? स्टैंडर्ड मेन्यू कार्ड मतलब? जैसे किसी रेस्टोरेंट में होता है ना कि लोगो डिजाइन करने का 10,000 और वेबसाइट बनाने का 50,000। इससे तो पूरी इंडस्ट्री का काम आसान हो जाएगा। ये सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन ऐसा करना कानूनी रूप से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो कैसे? इसे प्राइस फिक्सिंग कहा जाता है और अधिकांश देशों में ये गैर कानूनी है। आप पूरी इंडस्ट्री का एक साथ मिलकर एक रेट तय नहीं कर सकते। ये फ्री मार्केट के नियमों के खिलाफ है। लेकिन रुकिए, अगर मैं एक नया ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मार्केट से बहुत कम या बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हूँ? उसके लिए आप सर्वे या इंडस्ट्री गाइड्स देख सकते हैं, लेकिन आप कोई फिक्स्ड रेट लागू नहीं कर सकते। समझ गई। और जहां तक फीस के अलग होने की बात है, मान लीजिए 2 डिजाइन फर्म्स का प्रति घंटा रेट बिल्कुल एक समान है। मान लेते हैं 2000 रुपए प्रति घंटा। ठीक है। फिर भी एक ही प्रोजेक्ट के लिए उनकी कुल फीस अलग अलग हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर फर्म के काम करने की स्पीड अलग होती है। हो सकता है एक फर्म उसी काम को करने में 10 घंटे ले और दूसरी फर्म ज्यादा सीनियर लोगों की टीम का इस्तेमाल करके उसे 5 घंटे में ही कर दे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अपना रेट जानना एक बात है, लेकिन क्लाइंट के सामने उसे पेश करना और प्रोजेक्ट की कुल लागत निकालना बिल्कुल अलग खेल है। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं एस्टिमेट्स या अंदाजा देने की। हमारे सोर्स में 3 तरह के एस्टिमेट्स बताए गए हैं जो प्रोजेक्ट की स्थिति के हिसाब से बदलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है क्लाइंट्स के साथ पैसों की बात करने का। पहला है बॉल पार्क एस्टिमेट। ये एकदम शुरुआती अंदाजा होता है। जी। जब क्लाइंट पहली बार मिलता है और कहता है मुझे एक वेबसाइट चाहिए, कितना खर्च आएगा, तब डिजाइनर को पूरी डिटेल्स नहीं पता होती हैं। तो फिर वो रेट कैसे बताता है? 50,000 से 80,000 तक लग सकते हैं। अच्छा। ये बॉलपार्क एस्टिमेट दोनों पार्टियों को ये तय करने में मदद करता है कि क्या वे एक दूसरे के बजट में फिट बैठते हैं या नहीं। ये तो बहुत काम की चीज है। उसके बाद आता है बजटरी एस्टिमेट। राइट, ये तब दिया जाता है जब मीटिंग्स के बाद काम का दायरा थोड़ा और स्पष्ट होने लगता है। और अंत में आता है डेफिनेटिव एस्टिमेट। ये सबसे विस्तृत और फाइनल कोटेशन होता है। बिल्कुल, ये तब दिया जाता है जब पूरा स्कोप, शेड्यूलिंग और टीम सब कुछ पक्के तौर पर तय हो जाता है। समझ गई। और इसी फाइनल एग्रीमेंट में एक चीज का होना बहुत जरूरी है जिससे हर डिजाइनर डरता है, और वो है रिवीजन की सीमा तय करना। ओहो, रिवीजन, इसके बिना तो बात पूरी ही नहीं हो सकती। यार, स्कोप क्रीप नाम का यह शब्द तो डिजाइन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है। सच में। कल्पना कीजिए कि कोई दोस्त आपसे कहे यार बस एक छोटा सा काम है, इसमें 10 मिनट लगेंगे, और फिर आपका पूरा वीकेंड उसी एक छोटे से काम में बर्बाद हो जाए। बहुत बार होता है ऐसा। स्कोप क्रीप भी ऐसा ही है। क्लाइंट कहता है बस यहाँ थोड़ा सा रंग बदल दो, और करते करते पूरा डिजाइन ही दोबारा बनाना पड़ जाता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए कि तय की गई फीस में कितने रिविजन्स शामिल हैं, जैसे 2 या 3। और उसके बाद के हर बदलाव के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। डिजाइनर्स को एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार डिजाइनर संकोच कर जाते हैं। अगर वो संकोच करते हैं तो वे सिर्फ अपना नहीं, पूरी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे होते हैं। क्लाइंट्स को लगता है कि एक्स्ट्रा काम फ्री होता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक सवाल और है मेरे पास। हाँ, पूछिए। अगर क्लाइंट के पास सच में हमारा रेट देने के लिए पैसे ही ना हो, तो क्या हमें वो प्रोजेक्ट तुरंत छोड़ देना चाहिए? क्या नेगोशिएशन की कोई और गुंजाइश नहीं होती? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमें समझ आएगा कि व्यापार में हमेशा पैसे ही सब कुछ नहीं होते। अच्छा, तो और क्या होता है? अगर क्लाइंट का बजट कम है तो नेगोशिएशन के और भी कई तरीके हैं। जैसे पैसों की कमी की भरपाई समय से की जा सकती है। समय से मतलब? क्या हम उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्लाइंट से अधिक समय मांग सकते हैं ताकि हम उसे अपने खाली समय में कर सकें? अरे हाँ, ये तो स्मार्ट है। या क्या उस प्रोजेक्ट से हमें कोई ऐसा नया सॉफ्टवेयर या कौशल सीखने को मिलेगा जो हमारे करियर के लिए अच्छा हो? ये भी एक फायदा है। क्या इससे हमारे पोर्टफोलियो में एक ऐसा शानदार पीस जुड़ जाएगा जो भविष्य में बड़े क्लाइंट्स लाएगा? या क्या वो क्लाइंट इंडस्ट्री में बहुत रुसूख वाला है और हमें अच्छे रेफरल दे सकता है? मतलब अगर पैसे कम मिल रहे हैं तो डिजाइनर को उसके बदले में कोई और व्यावसायिक लाभ जरूर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। और हाँ, रिवीजन के बारे में जो हम बात कर रहे थे ना, सोर्स में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है
डिजाइनर फॉल्ट यानी डिजाइनर की गलती के बारे में। हाँ, ये एक बहुत जरूरी क्लॉज है। अगर डिजाइनर ने ही ब्रीफ को ठीक से नहीं पढ़ा या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो उस रिवीजन का पैसा क्लाइंट से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 100%। यहाँ ईमानदारी बहुत जरूरी है। अपनी गलती के पैसे क्लाइंट क्यों देगा? राइट। तो चलिए फीस और एस्टिमेट सब तय हो गए, लेकिन वो पैसा वास्तव में बैंक अकाउंट में कैसे आएगा? इसके भी कई दिलचस्प तरीके हैं। सोर्स में पेमेंट की 8 रणनीतियां बताई गई हैं। हम सभी पर तो नहीं, लेकिन कुछ सबसे दिलचस्प और अक्सर गलत समझे जाने वाले तरीकों पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। 8 रणनीतियां अपने आप में बहुत यूनिक हैं। पेमेंट तो बहुत आम है, प्रोग्रेस पेमेंट और मॉड्यूलर भी समझ में आते हैं, लेकिन चौथी रणनीति है रिटेनर। ये कैसे काम करती है? रिटेनर एक तरह की सब्सक्रिप्शन सर्विस जैसा है। सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स का होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। मान लीजिए किसी क्लाइंट को हर हफ्ते अपनी वेबसाइट पर नए ग्राफिक्स अपडेट करने होते हैं। अब बार बार नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बजाय वे डिजाइनर को हर महीने एक तय फीस देते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बदले डिजाइनर हर महीने एक निश्चित संख्या में घंटे या डिजाइन्स देने का वादा करता है। अरे वाह, इससे तो डिजाइनर को एक स्थिर इनकम मिलती होगी। हाँ, ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और एक छठी रणनीति है डिफर्ड पेमेंट की, जहाँ काम आज होगा लेकिन पैसे भविष्य की किसी तय तारीख पर मिलेंगे। ये स्टार्टअप्स के साथ काम करने के लिए अच्छा माना जाता है, जो अभी फंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यार, ये तो डिजाइनर के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। क्या पता फंडिंग आई ना। रिस्क तो है, और इसीलिए 7वीं रणनीति ज्यादा बेहतर है, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है? इसमें डिजाइनर शुरुआत में अपनी फीस बहुत कम कर देता है, लेकिन क्लाइंट के बिजनेस या सेल में प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत शेयर मांग लेता है। ओहो, मतलब अगर क्लाइंट ने कमाया तो डिजाइनर ने भी कमाया। बिल्कुल। ये तब बहुत कारगर है जब डिजाइन का सीधा असर प्रोडक्ट की सेल्स पर पड़ने वाला हो, जैसे किसी नए एनर्जी ड्रिंक की पैकेजिंग। अगर डिजाइन इतना शानदार है कि प्रोडक्ट हिट हो गया, तो डिजाइनर अपनी सामान्य फीस से कहीं ज्यादा कमा सकता है। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और अब बात करते हैं 8वीं रणनीति की, जो मुझे पर्सनली सबसे मजेदार लगी। कौन सी? ट्रेड, या जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब पैसों की जगह क्लाइंट की कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेना। हाँ, ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। सोचिए, एक डिजाइनर किसी रेस्टोरेंट का लोगो बनाए और बदले में जीवन भर वहां मुफ्त सैंडविच खाने का अग्रीमेंट कर ले। सुनने में तो बहुत स्वादिष्ट डील लगती है। स्वादिष्ट तो है, लेकिन व्यापारिक नजरिए से ये बहुत खतरनाक हो सकता है। है? वो क्यों? जब भी आप ट्रेड या बार्टर एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको हमेशा क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस की होलसेल वैल्यू देखनी चाहिए, ना कि रिटेल वैल्यू। इसे थोड़ा और आसानी से समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए उस रेस्टोरेंट का मेनू कहता है कि उनके सबसे अच्छे सैंडविच की कीमत 500 रुपए है। ठीक है। डिजाइनर सोचता है कि उसने 50,000 का लोगो बनाया है, तो उसे 100 सैंडविच मिल जाएंगे। हाँ, कैलकुलेशन तो यही कहता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट को वो एक सैंडविच बनाने में असल में सिर्फ 150 रुपए की लागत आती है। ओहो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट असल में आपको 50,000 रुपए की वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपको सिर्फ 15,000 रुपए की वैल्यू दे रहा है। अरे बाप रे! बाकी का पैसा तो उनका प्रॉफिट मार्जिन है, जो मुझ पर खर्च ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली। तो इस ट्रेड में डिजाइनर का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। इसलिए ट्रेड हमेशा लागत मूल्य यानी होलसेल वैल्यू पे होना चाहिए। क्या बात है! ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जो शायद बहुत से नए क्रिएटिव्स को पता ही नहीं होता। हाँ, लोग अक्सर रिटेल प्राइस देख के खुश हो जाते हैं। तो चलिए, काम पूरा हो गया, पैसे या सैंडविच भी मिल गए। हाँ। लेकिन अब एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, उस डिजाइन का असली मालिक कौन है? ये सिर्फ कला या रंगों की बात नहीं है, ये कानूनी अधिकारों की बात है। और यहीं पर पूरी डिबेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा पर आ टिकती है। तो इसके नियम क्या कहते हैं? अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के कानून के मुताबिक कोई भी क्रिएटिव वर्क जैसे डिजाइन, इलस्ट्रेशन या फोटो बाय डिफॉल्ट उस डिजाइनर का होता है जिसने उसे बनाया है। अच्छा? हाँ, वो तब तक क्लाइंट का नहीं होता जब तक कि डिजाइनर लिखित में वो अधिकार किसी और को ना सौंप दे। इसे कॉपीराइट सुरक्षा कहते हैं। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्क फॉर हायर नाम की एक शर्त के बारे में बहुत सुना है। ये डिजाइन इंडस्ट्री का सबसे विवादित शब्द है। अगर मैंने डिजाइन अपने हाथों से बनाया है, तो कानूनी तौर पर क्लाइंट उसका निर्माता कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। यही तो इस कानून का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वर्क फॉर हायर एक तरह का लीगल फिक्शन या कानूनी कल्पना है।
लीगल फिक्शन। हाँ, जब कोई डिजाइनर इस क्लॉज पर साइन करता है तो कानून की नजर में डिजाइनर गायब हो जाता है, गायब हो जाता है मतलब कागजों पर, और क्लाइंट ही उस काम का निर्माता और पूर्ण मालिक बन जाता है। क्लाइंट उस डिजाइन को दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और डिजाइनर उस पर कोई दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। मतलब डिजाइनर अपने ही बनाए काम को अपने पोर्टफोलियो में भी नहीं दिखा सकता। बिना क्लाइंट की अनुमति के बिल्कुल नहीं दिखा सकता। यार ये तो बहुत हार्ड है। इसीलिए चूंकि इसमें सारे के सारे अधिकार और भविष्य का मुनाफा क्लाइंट को मिल जाता है, डिजाइनर को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा अपनी सामान्य फीस से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करने चाहिए। राइट। आप सिर्फ डिजाइन नहीं बेच रहे हैं, आप अपने अधिकार बेच रहे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे कार किराए पर लेना बनाम कार खरीद लेना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अगर क्लाइंट डिजाइन को सिर्फ एक विज्ञापन के लिए किराए पर ले रहा है तो कीमत कम होगी, लेकिन अगर क्लाइंट हमेशा के लिए उस डिजाइन को अपना बनाना चाहता है तो उसे पूरी कार की कीमत चुकानी होगी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और वो है लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग? हाँ, अगर क्लाइंट वर्क फॉर हायर के लिए ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता तो डिजाइनर्स अपने काम को लाइसेंस कर सकते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? पहला है यूज बेस्ड लाइसेंसिंग, यानी उपयोग पर आधारित। इसमें यह देखा जाता है कि डिजाइन का इस्तेमाल कहाँ होगा, कितने समय के लिए होगा और कितनी मात्रा में होगा। जैसे कोई इलस्ट्रेशन सिर्फ एक मैगजीन के कवर के लिए बनाया गया हो। बिल्कुल। और अगर कल को क्लाइंट उसी इलस्ट्रेशन को टी-शर्ट्स पर छापकर बेचना चाहें तो ये नए उपयोग की श्रेणी में आएगा। एग्जैक्टली। और उन्हें डिजाइनर को इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है रॉयल्टी बेस्ड लाइसेंसिंग। इसमें प्रोडक्ट की नेट सेल्स का कुछ प्रतिशत डिजाइनर को मिलता रहता है। ये मर्चेंडाइज में बहुत आम है। लेकिन यार डिजाइनर को कैसे पता चलेगा कि कितनी टी शर्ट्स बिकी? क्या क्लाइंट झूठ नहीं बोल सकता? ये एक बहुत वैलिड डर है। इसीलिए रॉयल्टी एग्रीमेंट की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें डिजाइनर को एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। कैसा अधिकार? क्लाइंट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने का, यानी ऑडिट करने का अधिकार, ताकि वो देख सकें कि असल में कितनी बिक्री हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत सेफ है। हाँ, हर डिजाइनर को अपने अधिकारों और क्लाइंट की जरूरतों के बीच का ये कानूनी तालमेल समझना ही चाहिए। हो सकता है एक डिजाइनर खुद यूज बेस्ड लाइसेंसिंग का उपयोग न कर रहा हो, लेकिन अगर वो अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी फ्रीलांस इलस्ट्रेटर को हायर करता है तो वो फ्रीलांसर शायद इसी तरह से पैसे लेना पसंद करेगा। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एकदम साफ है। एक बेहतरीन डिजाइन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से नहीं बनता। उसकी असली शुरुआत एक मजबूत क्रिएटिव ब्रीफ से होती है जो समस्या की जड़ तक जाता है। राइट। और अपना सही रेट तय करना सिर्फ हवा में अंदाजा लगाना नहीं है। बात डिजाइन के अधिकार या ओनरशिप कोई छोटी मोटी कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं है। हाँ, ये आपकी फीस तय करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारे लर्नर्स को ये समझना चाहिए कि ये सब सिर्फ डिजाइनर्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि क्लाइंट्स के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। चाहे कोई अपना नया डिजाइन बिजनेस सेटअप कर रहा हो या कोई कंपनी एक डिजाइन एजेंसी हायर करने जा रही हो, इन फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट स्ट्रैटेजी को समझना दोनों पक्षों को भविष्य के भारी सिरदर्द और पैसों के नुकसान से बचाता है। एक स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे व्यापारिक रिश्तों की नींव होता है। सही कहा। तो श्रोताओं, अगर आप इस विषय की और गहराई में जाना चाहते हैं और ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन किताब की फिजिकल कॉपी अपने पास रखना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। हाँ, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बिल्कुल सब्सक्राइब करें। लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बिल्कुल नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। क्या विचार है? आज हमने डिजाइन के अधिकारों, उसमें लगने वाले समय और उसकी बिजनेस वैल्यू की बहुत बात की। लेकिन यार, एक पल के लिए भविष्य के बारे में सोचिए। AI के बारे में। एग्जैक्टली। आजकल AI डिजाइन टूल्स हर जगह आ गए हैं। पहले जिस लोगों को बनाने में किसी इंसान को 20 घंटे लगते थे, आज AI की मदद से वो कुछ ही मिनटों में बन जाता है। ये तो सच्चाई है। तो जब मेहनत के घंटे लगातार कम होते जा रहे हैं, भविष्य में डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत कैसे तय होगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
क्या घंटों के हिसाब से मतलब आर्ली रेट चार्ज करने का सदियों पुराना सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? बहुत मुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल, जब मशीन डिजाइन बना रही है तो उसका असली निर्माता या ओनर कौन होगा? इंसान, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, या वो क्लाइंट जिसने प्रॉम्प्ट लिखा है? ये सच में एक ऐसा गहरा सवाल है जो आने वाले कुछ ही सालों में पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री का रूप और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी नींव को मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा था, अगर आपके बिजनेस की प्लम्बिंग और आपका ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो आपकी क्रिएटिव इमारत चाहे बाहर से कितनी भी खूबसूरत